वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम कर रहे हैं नवंबर 2017 के पेपर 3 के क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना हमारे लिए लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जुलाई 2018 के, दिसंबर 2013 एंड जुलाई 2013 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम showing the market demand and supply curve for a commodity if the government fixes the price P1 above the market clearing price P0. P0 से ज्यादा अगर P1 प्राइस गवर्नमेंट रख देती है तो डेड वेट लॉस हम किससे रिप्रेजेंट जो है वो करेंगे? कौन सा एरिया जो होगा वो डेड वेट लॉस को जो है वो शो करेगा? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेड वेट लॉस का मतलब क्या होता है। तो डेड वेट लॉस क्या है? एक तरीके से कॉस्ट है सोसाइटी को। किस लिए? जब आप क्या करते हो, रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट जो है वो एलोकेशन करते हो, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डेड वेट लॉस। अगर हम अपने क्वेश्चन में चलें तो क्वेश्चन में जैसे क्वांटिटी हमारी P0 Q0 से P1 Q1 की तरफ आई है, वैसे ही यहाँ पे अगर हम ज्यादा प्राइस रखते हैं तो कंज्यूमर का लॉस कितना होता है? चलो ये मानते हैं ये X है, ये Y है और ये जो है वो Z है। तो यहाँ पे कंज्यूमर का लॉस कितना हुआ है? प्राइस को इंक्रीज करने से, एट द हायर प्राइसेस, तो X प्लस वाई ये वाला लॉस हुआ है कंज्यूमर को। ठीक है, और उसके बाद प्रोड्यूसर को गेन कितना हुआ है? दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। प्रोड्यूसर को गेन कितना हुआ है? X माइनस Z डिफरेंस का। तो अगर डेड वेट लॉस की बात करें तो डेड वेट लॉस हमारा कितना होगा? Y और Z वाला एरिया, दिस एरिया इज द डेड वेट लॉस। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी और सी, या फिर इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम क्या है? हमारा डेड वेट लॉस है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई एंड ई बी सी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू कोरनोट मॉडल ऑफ डिओपोली? जो कोरनोट मॉडल है डिओपोली का, उसमें से हमारे फीचर्स बताने कौन से सही हैं। पहला है इट इल डेटर्मिनेट एन स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर द डिओपोलिस्ट। सेकंड क्या है? इट इज एन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन हमारा जुलाई 2018 में भी आया था कि कोरनोट मॉडल इज अ नैश इक्विलिब्रियम, कोरनोट मॉडल इज अ स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या बोला था? बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा? इफ द duopolist combine to form a monopoly, the price change by them will be less than the equilibrium price without their combining together. तो हमें बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो अगर हम कोरनोट मॉडल पे चलें, कोरनोट मॉडल के फीचर्स पे चलें, तो कोरनोट मॉडल क्या है? कोरनोट मॉडल इज अ नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम जो है जब पहुंचता है अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज पे, तो हम अजम्पशन क्या लेके चलते हैं? इज अजम्पशन ऑफ जीरो कंजक्चुअल वेरिएशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? विदाउट देयर कंबाइनिंग। अगला देखते हैं, कोरनोट इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल है, तो बिल्कुल सही बात है। कोरनोट इक्विलिब्रियम नैश इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या है? कोरनोट इक्विलिब्रियम क्या एज्यूम करता है? ऑटोनोमस बिहेवियर होता है। ठीक है, ऑटोनोमस बिहेवियर होता है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाती है? अदर फर्म्स बिहेवियर पैटर्न को हम देखते हैं कि दूसरी फर्म जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, और इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप बिहेवियर भी बोलते हैं, जिसे हम स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, तो कोरनोट इक्विलिब्रियम इज अ स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की बात नहीं होती है। दोनों ही फर्म ज्वाइंट प्रॉफिट के साथ अपनी अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहती है और मैक्सिमाइज करना चाहती है प्रॉफिट को थ्रू द collusion and formation of cartel. Okay, these both things. So option 1 और 2 हमारे यहाँ पे इसके हिसाब से इसके फीचर्स जो है वो करेक्ट होंगे। तो A और B ऑप्शंस देखो कहाँ पे है? A और B ऑप्शन है थर्ड, दैट इज ऑप्शन 3, थर्ड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अ गुड इज कॉल्ड अ गिफन गुड व्हेन द इनकम इफेक्ट इज। एक गुड्स को हम गिफन गुड कब कहते हैं? जब उसका इनकम इफेक्ट क्या होगा? इनकम के इंक्रीज होने से आप गिफन गुड्स की डिमांड को क्या करोगे? कम करोगे। तो ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव। ऑप्शंस पे चलो जाओ। पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगा। इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव होगा, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट होगा किसका?
गिफिन गुड्स का। सो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शंस को देखने के बाद उनको करने का तरीका भी आना चाहिए। अगर आपने नेगेटिव देख लिया तो बाकी ऑप्शंस की तरफ भी जाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप बैठ सोच रहे हो उस क्वेश्चन को। नहीं, जैसे ही आपको आंसर मिले उसको फटाफट सोचो, फटाफट करने की कोशिश करो, और इतनी भी फटाफट मत करना कि ऑप्शंस ही ना पढ़ो। सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूवमेंट फ्रॉम एन इनएफिशिएंट एलोकेशन टू एन एफिशिएंट एलोकेशन इन द एडजवर्थ-बॉक्स विल first increase the utility of all individuals, increase the utility of at least one individual but may decrease the level of utility of another person. थर्ड क्या है, increase the utility of one individual but cannot decrease the utility of any individual. और फोर्थ क्या है, decrease the utility of all individual. या तो सबकी यूटिलिटी बढ़ाएगा या सबकी यूटिलिटी कम करेगा, या एक की बढ़ा के दूसरे की कम करेगा, या एक की बढ़ा के दूसरे की यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो एडजवर्थ-बॉक्स डायग्राम एक तरीके से कंसेप्शनल डिवाइस है जो कौन यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज होता है। ठीक है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में यूज होता है, क्या शो करने के लिए, अ गिवन बास्केट ऑफ गुड्स जो एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, और ये बेसिक आइडिया जो है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, इसे बोलते हैं हम पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। मींस गुड्स मस्ट बी एलोकेटेड इन सच अ वे that no redistribution is possible so that an individual increase his or her utility without decreasing someone else, किसी और को बिना डिक्रीज करे। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ चले तो मूवमेंट फ्रॉम एन इनएफिशिएंट एलोकेशन से अगर आप एफिशिएंट एलोकेशन की तरफ बढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे, इनएफिशिएंट एलोकेशन से एलोकेशन की तरफ बढ़ोगे तो आप क्या करोगे, इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल बट कैन नॉट डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन एक्सप्लेनिंग द प्राइस इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कांस्टेंट। प्राइस इफेक्ट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो कौन सी चीज हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, रियल इनकम को, मनी इनकम को, प्राइस रेशो को। तो सबसे पहली बात, प्राइस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट क्या है, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है जब उसके प्राइस में चेंज आया है, उसके प्राइस में चेंज आने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। और इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड नेक्स्ट इज द इनकम इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं जब हम यहाँ पे रियल इनकम को कांस्टेंट मान रहे हैं, रियल इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट इज रिमेन्स कांस्टेंट। और सिंगल इंडिफरेंस कर्व पे हम जो है रेशियो को चेंज करते हैं। ठीक है, बजट लाइन में चेंज लाके, बजट लाइन में हम चेंज करते हैं और यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व हमारा सेम रहता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि कमोडिटी की कंजम्पशन में क्या चेंज आया, दूसरे के प्राइस में चेंज होने से, सेम इंडिफरेंस कर्व पे बात होगी ये। ठीक है, और ये सेम रहेगा सारी कमोडिटीज के लिए। और अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले हमने बजट लाइन ये ली, हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया, बजट लाइन को चेंज किया, इंडिफरेंस कर्व बनाया, और यहाँ पे ये जो चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस, इस साइड में जो चेंज आएगा वो होगा हमारा इनकम इफेक्ट, और इस साइड से जो चेंज आएगा वो आएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी रियल इनकम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉब्लम कनेक्टेड विद जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, एग्जिस्टेंस की, यूनिकनेस की, स्टेबिलिटी की, या फिर ऑल ऑफ द अबव की। सबसे पहली बात, 3 प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है यहाँ पे जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के लिए। सबसे पहली प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है एग्जिस्टेंस की, कि क्या जर्नल इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम आती है इसकी यूनिकनेस की, कि अगर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या वो यूनिक है। थर्ड, अगर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या वो स्टेबल है,
ये 3 प्रॉब्लम हमारी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के आती है, एग्जिस्टेंस की, यूनिकनेस की, स्टेबिलिटी की। सो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। In the adjacent diagram 1 and 2, the demand curve DD and the supply curve SS. These are shown. This is the demand curve. This is the supply curve. Demand curve, supply curve. Then which of the following is correct? कौन सी चीज हमारी करेक्ट होगी? Both point E and F are the points of stable equilibrium. ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ही स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करते हैं। E और F दोनों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करते हैं, या फिर इक्विलिब्रियम E पे स्टेबल है और F पे अनस्टेबल है। फोर्थ है इक्विलिब्रियम हमारा E पे अनस्टेबल है और F पे स्टेबल है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अगर आप अपने डायग्राम को देखिए तो डायग्राम को देखते ही आंसर समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे E हमारा अनस्टेबल दिख रहा है। ये जो है ना डायग्राम थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये डी को इन्होंने नेगेटिव पूरा शो किया ही नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है इसने डी को देखो क्या शो है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। दिस शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके, सो ई इज अनस्टेबल एंड एफ पॉइंट पे जो है वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ई एट अनस्टेबल और एफ एट स्टेबल, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पैरेटो ऑप्टिमम आर करेक्ट? It changes with change in distribution of income. At Pareto optimum हमारा marginal rate of substitution in consumption किसके इक्वल होगा? Marginal rate of transformation in production. It is not unique or it is obtained under perfect competition. ठीक है, तो अगर हम बात करें Pareto optimality की तो there are 3 conditions जो satisfy होनी चाहिए। कब? At the allocation to be a Pareto ऑप्टिमल या फिर पैरेटो एफिशिएंसी। पहली एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, दूसरी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन और तीसरी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मिक्स। इन 3 चीजों में हमारी जो है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारे नीचे कोड गिवन है और इन कोड में से बताना है। इट इज नॉट यूनिक, बिल्कुल यूनिक है हमारा ये पैरेटो ऑप्टिमम, और ये चेंज होता है विद द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल सही है। पैरेटो ऑप्टिमम पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, और ये हमें परफेक्ट कंपटीशन में मिलता है। इट इज होल्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, एक रिसोर्स एलोकेशन को हम एफिशिएंट कब बोलते हैं? जब इम्पॉसिबल हो ये इम्पॉसिबल हो जाए कि हम एक या एक से ज्यादा पर्सन को बेटर कर रहे हैं विदाउट मेकिंग एटलीस्ट 1 पर्सन वर्स ऑफ। ठीक है, अब ये तो हो गया एलोकेशन, वो भी एफिशिएंट एलोकेशन। अगर हम एलोकेशन को इनएफिशिएंट बोले तो ये पॉसिबल होगा कि हम एक की पोजीशन को अच्छा कर रहे हैं विदाउट मेकिंग समवन वर्स, किसी दूसरे को वर्स बना के। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था वल्फ्रेडो पैरेटो। ठीक है, तो मींस ए, बी और डी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शंस की तरफ देखें तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Market price adjusted to consider differences between social cost benefit and the private cost benefit calculations are consumer surplus, price distribution, exchange rate या फिर shadow price। तो ये है हमारा आंसर shadow price का। समझते हैं कैसे? ठीक है, for the इसमें बात आती है social cost benefit की जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसको एनालाइज किया जाता है, मार्केट प्राइस देखे जाते हैं किसके? यहाँ पे बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके प्राइसेस, पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट ये रिक्वायर्ड हैं ताकि उन्हें करेक्ट किया जा सके अगर वो रियल प्राइसेस इनपुट आउटपुट के शो नहीं कर रही हैं, और ये प्राइसेस करेक्ट होंगे और इस करेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडजस्ट करना। इसको हम बोलते हैं शैडो प्राइस। ठीक है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन हमारा 4th इज करेक्ट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बैंड वैगन इफेक्ट हमें कहाँ मिलता है? लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या फिर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। किस पोजीशन में हमारा जो है बैंड वैगन इफेक्ट हमें दिखता है? तो बैंड वैगन इफेक्ट की अगर हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो हमें बताता है कि ये जो है स्टडी की गई है वो किसके इफेक्ट में की गई है। इट इज अंडर द नेम ऑफ वेबलैन, स्नोब, बैंड वैगन। 3 जने थे, इट्स वेबलैन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट एंड बैंड वैगन इफेक्ट। और इन तीनों को प्रपोज करने वाले थे हमारे लिविंगस्टन ने इसे प्रपोज किया था। ये जो है वो क्या बताता है? ये बताता है कि इंडिविजुअल की कंजम्पशन ऑफ गुड्स इफेक्ट होती है दूसरे के बिहेवियर से। एक कंज्यूमर मान लो एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो इसकी कंजम्पशन का इफेक्ट दूसरे कंज्यूमर के बिहेवियर पे आएगा। सो बैंड वैगन इफेक्ट की अगर हम बात करें, सो इट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम के केस में एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या फिर हमारी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस it is considered or it is found in relative income hypothesis, means option 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। now moving to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे सामने स्टेटमेंट है, इसे हमें कंसीडर करना है और हमारे सामने ऑप्शन है और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। पहला, फिलिप्स कर्व जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड, एंजल्स लॉ है वो ऑब्जर्व करता है कि जैसे इनकम राइज होती है, एज द इनकम राइजेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड फॉल्स इवन इफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन फूड राइज। जो इनकम का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाता है, चाहे बेशक से हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ हो। हाँ, वो तो होता ही है कि इनकम के इंक्रीज होने से हमारी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं होगी। ये कहा है एंजल्स लॉ ने। और फिलिप्स कर्व ने कहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। दोनों ही बातें हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी हमारे क्या है? करेक्ट है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच्ड। हमारी इकोनॉमिस्ट के नाम है और कंसेप्ट के नाम है ड्यूअल डिसीजन हाइपोथेसिस। ड्यूअल डिसीजन हाइपोथेसिस को देने वाले हमारे R.W. क्लॉर थे। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में फिलिप्स और फ्राइडमैन ने बोला था। लिमिट प्राइस थ्योरी के बारे में जे भगवती ने बोला था। और प्लांट सेल्स कर्व इसके बारे में जे रॉबिन्सन ने बोला था। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। तो प्लांट सेल्स कर्व के बारे में मिस्टर जे रॉबिन्सन ने नहीं बोला था। हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन शोन इन द डायग्राम। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हमारा शो हुआ है डायग्राम में। हमें बतानी है कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब हमारे सामने वो ही 4 ऑप्शन है। पहले देख लेते हैं क्या है। एग्रीगेट डिमांड इस साइड है, ऑन द वाई एक्सिस इनकम हमारी एक्स एक्सिस पे है। हमें रिलेशनशिप जो है वो शो करना है। वी हैव द ऑप्शंस, ये हमारे ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शंस, और इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है करेक्ट आंसर जो है वो हमारा कौन सा होगा। तो अगर हम बात करें तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इसका डिफरेंशिएशन का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। डायग्राम हमारा क्या है? दोबारा देख लेते हैं। डायग्राम है हमारा दिस, वी हैव शोन द इनकम पार्ट, दिस इज द एग्रीगेट डिमांड पार्ट, एंड दिस शोज एज द इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। डिमांड इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाती है और फिर वापस से वो क्या होने लग जाती है? वो डिक्लाइन होने लग जाती है। सो शोज लेस देन 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन का स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा ग्रेटर देन 0। तो हमारे ये दोनों ऑप्शंस जो होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे? बिल्कुल करेक्ट होंगे। ए एंड डी। अपने ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शंस में से हमारा अगर हम ऑप्शंस देखें, वी हैव टू चूज द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड हम देखें तो ए और डी हमारे करेक्ट कोड हैं, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस अज्यूम्स
अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन विच ऑफ द पेयर ऑफ वेरिएबल। जो हमारी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है उसने कौन से वेरिएबल्स का कोरिलेशन जो है वो बताया है, और वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन बताया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें परमानेंट इनकम, पहले तो हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये होती क्या है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, सो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस रिलेट करती है किससे, एक हाउस होल्ड कंजम्पशन से। ठीक है, और वो किससे रिलेट करती है, हमारी करंट इनकम से। करंट एब्सोल्यूट हमारी इनकम से जो है वो रिलेट करती है, और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है वो रिलेट करती है करंट रिलेटिव इनकम से। ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आया। पहली एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो है वो रिलेट करती है हाउस होल्ड के कंजम्पशन से, और हाउस होल्ड का कंजम्पशन रिलेट करता है उसकी एब्सोल्यूट इनकम से। ठीक है, दूसरा हमारी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है वो रिलेट करती है हमारी करंट रिलेटिव इनकम से, उसकी कंजम्पशन। तो ये दोनों ही हाइपोथेसिस जो हैं वो रिलेट करती हैं कंजम्पशन किसके साथ, हमारी कंजम्पशन किसके साथ रिलेटेड है, इनकम के साथ जो है वो रिलेट करती है। दोनों ही हाइपोथेसिस एब्सोल्यूट भी और रिलेटिव भी। अब मिल्टन फ्राइडमैन की अगर हम बात करें तो मिल्टन फ्राइडमैन ने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का कंसेप्ट दिया था, अभी हमने मैचअप में भी देखा है। तो मिल्टन फ्राइडमैन ने जो है करंट हाइपोथेसिस, करंट इनकम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हुए क्या बोला, और बाकी सारी अदर कंजम्पशन थ्योरी जो ऑफ कंजम्पशन है उनको भी रिजेक्ट करके अपनी थ्योरी जो है वो उन्होंने बनाई थी, और उस थ्योरी का नाम था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारी करंट इनकम। ठीक है, ये ही हमारी परमानेंट इनकम जो है वो हमारा करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करती है, ना कि हमारी करंट इनकम डिटरमाइन करती है। तो फ्राइडमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग कंजम्पशन जो है वो फंक्शन है किसका, परमानेंट इनकम का। और इसको इन्होंने शो भी किया है, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। ठीक है, और कंजम्पशन जो है वो प्रोपोर्शनल भी है हमारी इसके इनकम के। ठीक है, इनकम के प्रोपोर्शन के। सो परमानेंट इनकम की अगर हम बात करें तो इसका मतलब जितनी भी इनकम है, एंटिसिपेटेड इनकम भी जो है अगर एक कंज्यूमर की लॉन्ग रन में वो भी इंक्लूड होगी। और ये मेथड है परमानेंट इनकम को डिस्क्राइब करने का या एस्टिमेट करने का। ठीक है, जो है हम करते हैं। और अगर हम बात करें कि परमानेंट इनकम करंट ईयर की अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको भी मिल्टन फ्राइडमैन ने डिफाइन किया है, दिस इज द परमानेंट डिस्पोजेबल इनकम YP। ये किसके रेफरेंस में होगी, हमारी करंट ईयर के रेफरेंस में। दिस W शोज योर ओवरऑल वेल्थ, और ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एज्यूम करता है पॉजिटिव कोरिलेशन, तो किसके बीच में करता है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हमारा कोरिलेशन शो करता है परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजम्पशन। मींस ऑप्शन हमारा थर्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इनिशियल इम्पैक्ट ऑन एन इकोनॉमी इफ वेजेस वर टू इंक्रीज मोर देन द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी से भी ज़्यादा अगर वेजेस इंक्रीज हो जाए तो कौन सी सिचुएशन जो है वो अराइज होगी। पहला ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट करेगा हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। दूसरा ऑप्शन क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा और प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा और प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और फोर्थ क्या है, एम्प्लॉयमेंट हमारी कम होगी और वो राइट हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व में किस साइड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे। बात इनिशियल इम्पैक्ट की है, अगर हमारे वेजेस इंक्रीज होंगे वर्कर की प्रोडक्टिविटी से भी ज़्यादा, तो शॉर्ट रन इनिशियल, अगर आप सोचो कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं पता और ये वर्ड पता है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग स्टेज, मतलब लॉन्ग रन की कोई बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ बात हो रही है किसकी, शॉर्ट रन की। तो शॉर्ट रन में हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा और हमारा प्राइस लेवल क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारे वेजेस ज़्यादा हैं तो हमारी कॉस्ट भी तो इसका मतलब ज़्यादा है ना, तो हमारा प्राइस लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा। सो ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
Consider the following statement describing the relationship between marginal propensity to consume and the value of multiplier. आप सबको आसान सा एक फॉर्मूला पता ही होगा, क्या है हमारा? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या फिर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS. ये है हमारे दो फॉर्मूले. अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो है रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है किसके बीच में? MPC और मल्टीप्लायर के बीच में. इनका रिलेशन हमें बताना है. तो इनके रिलेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में. जितनी ज़्यादा हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी उतना ही साइज ग्रेटर होगा हमारे मल्टीप्लायर का. ठीक है, और जितनी कम हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी उतना ही स्मॉल हमारा साइज होगा मल्टीप्लायर का. इनफैक्ट अगर हम बात करें तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होती है विद द हेल्प ऑफ MPC, जो कि फॉर्मूला हमने पहले किया ही है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. ऑप्शंस देखते हैं. हायर द MPC लोअर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, हायर द MPC हायर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. और अगर हमारा MPC 1 होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो बिल्कुल सही बात है. हायर द वैल्यू ऑफ MPC हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. और MPC अगर हम 1 रखें सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0. 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. सो हमारे A और C दोनों ही ऑप्शंस हमारे क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट है. तो B एंड C बोथ आर करेक्ट. दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17. वी हैव टू मैच द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. सबसे पहले हमारा है एंजल्स कर्व, राहन कर्व, लेफर कर्व्स और कुजनेट्स कर्व. बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले भी कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं. इवन अगर हम बात करें तो यही क्वेश्चन जो है जैन 2017 में भी पूछा गया है. ठीक है, तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को ध्यान से करें. मैचअप, असर्शन, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक्स के नाम भी. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारा एंजल्स कर्व. एंजल्स कर्व की बात करें तो एंजल्स कर्व को अगर किसने दिया है? टैक्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की गई है, उसमें इनकम कंजम्पशन की बात की गई है, एनवायरनमेंट पर कैपिटा की बात की गई है, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर कैपिटा की बात की गई है. तो अगर हम एंजल्स कर्व की बात करें तो एंजल्स कर्व में की गई है इनकम कंजम्पशन की बात, इनकम एंड कंजम्पशन की बात. रान कर्व की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पर कैपिटा इनकम. लेफर्स कर्व की बात करें तो यहाँ टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट. और कुजनेट्स कर्व की बात करें तो कुजनेट्स कर्व में की गई है एनवायरनमेंट पर कैपिटा. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही होता है. अगर हमें ये भी पता है कि एंजल्स कर्व इनकम एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के बारे में बात करता है तो यहाँ से ही हमें पता चल जाएगा कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. नाउ moving to the next question number 18. Golden rule of accumulation refers to the saving rate that maximize the growth rate of output, optimize the investment in the economy, maximize the growth per capita consumption या फिर none of the above. तो golden rule of accumulation की अगर हम बात करें तो हर एक सेविंग रेट उनकी एक यूनिक पर कैपिटा कैपिटल स्टॉक होती है विद द गिवन प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, और अगर हम कैपिटा कंजम्पशन की बात करें वो स्टेडी स्टेट होती है, तो वो डिपेंड किस पे करती है? हमारे सेविंग रेट पे डिपेंड करती है. और सेविंग रेट जो है वो कहलाया जाता है हमारा गोल्डन रूल सेविंग रेट. ठीक है, स्टेडी स्टेट पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें तो ये मैक्सिमाइज हो सकता है जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल वो किसके इक्वल हो? हमारी ग्रोथ रेट के. और ग्रोथ रेट किसकी? ग्रोथ रेट ऑफ लेबर सरप्लस, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर सरप्लस प्लस हमारा डेप्रीशिएशन रेट. ये दोनों चीज़ें होंगी, लेबर सरप्लस की ग्रोथ रेट और डेप्रीशिएशन रेट. तो स्टेडी स्टेट पर कैपिटा हमारा कंजम्पशन मैक्सिमाइज कब हो सकती है? जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल किसके इक्वल होगी? हमारी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर प्लस डेप्रिसिएशन के. इसे बोला जाता है गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन. इसको डिफाइन किया जाता है
द स्टॉक, द कैपिटल स्टॉक जो मैक्सिमाइज कर सके स्टेडी स्टेट पर कैपिटा कंजम्पशन, वो मैक्सिमम हमारी स्टेट, वो मैक्सिमम कैपिटल स्टॉक जो हमारी स्टेडी स्टेट पर कैपिटा कंजम्पशन लेवल को एक स्टेडी स्टेट पे रख सके, उसे मैक्सिमाइज कर सके। ऑप्शंस क्या है? मैक्सिमाइज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ऑप्टिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, मैक्सिमाइज द ग्रोइंग पर कैपिटा कंजम्पशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमें पता चल गया ये क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है ग्रोइंग पर कैपिटा कंजम्पशन। इट मीन्स हमारा ऑप्शन थर्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्कम्पीटर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। स्कम्पीटर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो उसने किसकी बात की है? डेवलपमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, डेवलपमेंट फ्लरिश इन डेमोक्रेसी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप थ्रू ट्रेड साइकिल। ये तीन हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑफ द अबव द स्टेटमेंट वी हैव टू फाइंड द करेक्ट कोड। दोबारा एक बार समझ लेते हैं। स्कम्पीटर की थ्योरी के बारे में बात की गई है। स्कम्पीटर की थ्योरी क्या कहती है? स्कम्पीटर की थ्योरी कहती है डेवलपमेंट पॉसिबल है बिकॉज हमारा बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करता है। दूसरी उसने क्या है कि डेवलपमेंट जो है हमारी डेमोक्रेसी में फ्लरिश होगी। और तीसरी उन्होंने क्या बात की है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप होगी थ्रू द ट्रेड साइकिल। तो अगर हम देखें ऑप्शंस में तो जो है इन्होंने जो है ए और सी, डेवलपमेंट फ्लरिश होगी डेमोक्रेसी में, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। पहला एलिमेंट तो उन्होंने फर्स्ट इनोवेशन की थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स क्या है? इनोवेशन, नई चीज़ें, नया मेथड इनोवेट करना। सेकंड उन्होंने कीवर्ड दिया था एंटरप्रेनर का कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है या एजेंट ऑफ इनोवेशन कौन है? हमारे एंटरप्रेनर है, ठीक है। पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली थी? इनोवेशन। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली थी? एंटरप्रेनर। और तीसरा और मेन एलिमेंट था बैंक क्रेडिट, ठीक है, कि एंटरप्रेनर जो है वो इनोवेशन कैसे कर सकते हैं जब बैंक उन्हें लोन देगा। तो ये चीज़ों, ये न्यू कॉम्बिनेशन बनाया था बिटवीन द इनोवेशन। इनोवेशन क्या है हमारा? कोर्स, कारण। एंटरप्रेनर हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और बैंक क्रेडिट क्या है हमारा? मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ए और सी हमारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है। मीन्स ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन मार्क्सियन मॉडल द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल इज। रेट ऑन प्रॉफिट ऑफ कैपिटल हमारा क्या है? सो मार्क्सियन मॉडल की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के, ठीक है। सो रेट ऑफ प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें, रेट ऑफ प्रॉफिट हमारा रिलेशनशिप शो करेगा प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच में, या फिर हम उसे मॉनेटरी एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं सरप्लस वैल्यू का, या वैल्यू ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर, जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें रेट ऑफ प्रॉफिट का, सो दिस विल बी डिफाइंड एज S अपॉन C प्लस V, ठीक है। इफ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय V, अगर हम इन दोनों को V से डिवाइड कर दें तो देखो क्या होगा? S अपॉन V, C अपॉन V प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे V अपॉन V हो जाएगा, V अपॉन V से कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। सो ये फॉर्मूला शो करता है रेट ऑफ प्रॉफिट जो डिपेंड है हमारी किस पे? सरप्लस वैल्यू पे, जिसमें मार्क्स क्या कहते हैं? रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है? डिस्क्राइब करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में? अनपेड और पेड लेबर के बीच में। और ऑर्गेनिक कंपोजिशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप किसमें? डेड और लिविंग लेबर में, कांस्टेंट और वेरिएबल कैपिटल में, वैल्यू ऑफ मशीनरी और लेबर पावर में। तो रेट ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ सरप्लस के। रेट ऑफ सरप्लस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे रेट ऑफ सरप्लस के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? ऑप्शन डी हमारा जो बिल्कुल है करेक्ट होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द AK मॉडल ऑफ ग्रोथ। AK मॉडल ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये कांस्टेंट सेविंग रेट अज्यूम करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सेविंग रेट है वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड होंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या होगी, डिमिनिश होगी। तो ये एज्यूम करते हैं हमारा कांस्टेंट सेविंग रेट, बिल्कुल सही बात है। ये एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हमारा डिमिनिश नहीं होगा, ये चीज़ हमारी यहाँ पे गलत है। सो ऑप्शन ए और बी हमारे क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट। मीन्स ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द AK मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फिशर्स क्लार्क थीसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की प्रोसेस में एक तरीके से स्ट्रक्चरल शिफ्ट हम कैसे दे सकते हैं, पहले एग्रीकल्चर में, फिर सर्विस में या इंडस्ट्री में, या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस, या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड, या फिर पहले एग्रीकल्चर देन फॉरेन ट्रेड देन सर्विस। तो अगर हम इसका एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखें तो हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर है, प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, ऐसे ही याद कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्राइमरी, फिर हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री, फिर हमारा सर्विस सेक्टर, PST AIS। ऑप्शन सेकेंड हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Hagen's theory of social change uses psychology, sociology and anthropology to explain how our traditional agriculture society की किस तरीके की हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी है। यहाँ पे उन्होंने टेक्निकल प्रोग्रेस को लिया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इट्स फेट, या फिर एज अ सोशल स्ट्रक्चर वेयर हाई स्टेटस इज मेंटेन, या फिर प्रोड्यूस एन अकोमोडेटिंग पर्सनैलिटी विद द हाई नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमारा हैगन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ें ली हैं, ठीक है। हैगन्स थ्योरी जो है ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, हैगन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, जो कि लिखी थी 1962 में, और प्रोफेसर का नाम था E हैगन, जिन्होंने सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ किया था कि कैसे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है वो कंटिन्यूसली टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो आते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियल और कल्चरल दोनों ही किसका पार्ट है, हमारी लो इनकम सोसाइटी का, और वो एक यूनिक पार्ट है, और हम जो है उन्हें एकदम से वेस्टर्न टेक्निक के साथ जो है इमिटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक वाइड स्प्रेड अडेप्टेशन की जो रिक्वायरमेंट है, उसको एक क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स की रिक्वायरमेंट है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड द मैनुअल लेबर। ऑप्शन देखते हैं। सो यस, इट अटेन्स कंटिन्यूइंग द टेक्निकल प्रोग्रेस, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेविस मॉडल द ड्यूअल इकोनॉमी ग्रोज ओनली व्हेन, हमारी ड्यूअल इकोनॉमी कब ग्रो करेगी, ओनली व्हेन मॉडर्न सेक्टर इंक्रीजेज इट्स आउटपुट शेयर रिलेटिव टू द ट्रेडिशनल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को जब मॉडर्न इक्विपमेंट मिल जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर जब लेबर इकोनॉमिकली हायर करे, और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारा कैपिटल इंटेंसिव हो। तो ये जो है एक मॉडल था जो लेविस ने दिया था, और ये मॉडल इन्होंने 1954 में दिया था एक पेपर पे, जिसको हम ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने बात की थी देयर आर 2 सेक्टर्स, 2 सेक्टर हैं, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, और एक ट्रेडिशनल दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर की, मतलब बहुत पॉपुलेशन है जो यहाँ पे वेजेस भी काफ़ी सब्सिस्टेंस मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो चेंज नहीं होती है, वो प्रोडक्शन अनचेंज ही रहती है, चाहे वर्कर्स जो है इंडस्ट्रियल से चले जाएं, यहाँ पे सरप्लस लेबर ही सबसे ज़्यादा होती है, किसमें, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा सरप्लस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में ही होती है। कैपिटलिस्ट की बात करें तो मॉडर्न सेक्टर में हम सारा प्रॉफिट जो है वो दोबारा से री इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट पीरियड में, ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो, री इन्वेस्टमेंट हम दोबारा कर सकें, और ये सिस्टम जो है वो लगातार चलता रहे। तो यहाँ पे
बहुत ही अट्रैक्टिव मॉडल था ये, जिसको काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ भी किया गया और देखा गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे वर्कर्स मॉडर्न सेक्टर से भी चले जाए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट। तो मॉडर्न सेक्टर इंक्रीजेज इज आउटपुट शेयर रिलेटिव टू द ट्रेडिशनल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज़ करता है, या फिर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमें कैपिटल इंटेंसिव रखना चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो बोला है कि लेबर का यूज़ करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन भी जो है वो इंक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मॉडर्न सेक्टर इंक्रीज होगा, अपना आउटपुट बढ़ाएगा रिलेटिव टू द ट्रेडिशनल सेक्टर। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। वन ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट एंड्रे गुंडर फ्रैंक सजेस्ट दैट फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू अंडर डेवलपमेंट। इनकी वजह से हमारी अंडर डेवलपमेंट की सिचुएशन आती है। पहला, वर्कर्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम विलेज टू फॉरेन डोमिनेटेड अर्बन कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा फॉर्मिंग एन अनस्किल्ड लेबर फोर्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस एंड ऑन प्लांटेशन। Replace indigenous enterprises with the technology more advanced global or subsidiary companies, या फिर closing the economy to trade with and investment from developed countries। हमारी इकोनॉमिक्स को क्लोज्ड इकोनॉमी बना के सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए, डेवलप्ड कंट्रीज से ही हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आए। ऑप्शन देखते हैं, हमें करेक्ट कोड जो है वो चूज करना है। तो करेक्ट कोड है हमारे पास, करेक्ट कोड तो हम चूज कर ही लेंगे, हमें आंसर पता होगा तो अकॉर्डिंग टू द गुंड्रे फ्रैक्स उन्होंने ये सजेशन दिया था, पहला कि वर्कर माइग्रेट होंगे फ्रॉम विलेज टू फॉरेन डोमिनेटेड अर्बन क्लैक्स। ठीक है, यही अंडर डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूशन देता है, मेन इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक अनस्किल्ड लेबर को आप फॉर्म कर रहे हो कि वो फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशन में काम करे। और दूसरा, आप इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस को मोर एडवांस्ड ग्लोबल सब्सिडरी कंपनी के साथ रिप्लेस करे हो। दीज आर द रीजंस बिहाइंड द अंडर डेवलप्ड। ये तो नहीं आप डेवलप्ड कंट्री से इन्वेस्टमेंट लोगे तो आप ग्रो ही करोगे ना, अंडर डेवलप्ड ही तो नहीं रह जाओगे। सो ए बी सी हमारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है। कोड को देखें तो हमारा कोड जो है वो थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ द थर्ड पेपर ऑफ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स नवंबर 2017। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।